हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज़ पेपर 3 का एक क्वेश्चन और करेंगे उसका एनालिसिस। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम किया होगा। आज आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, उससे आपको रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्रीकल्चर में हेल्प करता है या कृषि उत्पादन में मदद करता है। तो आपको उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को आप अपने नोट्स के साथ प्लीज़ ऐड करके रखिएगा, वो आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे। और अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो तो आप उनको हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो बैच है उसमें आपको वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं डेली बेसिस पे और साथ ही साथ आपको पीडीएफ्स भी दी जाती हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का तो उसमें आपको लाइव डाउट सेशंस आपके कंडक्ट किए जाते हैं डेली बेसिस पर, साथ ही साथ रिविजन भी कराई जाती है। हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है, फुल फ्लेज्ड बैच है गाइज, बिल्कुल बेसिक से तैयारी हो रही है। वहाँ पे एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस बुक्स तक का कवरेज करवाया जा रहा है। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है। अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करेंगे जैसे भी बताया जा रहा है तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता, आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर करेंगे। तो हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज इस बैच को। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है, जिसमें एक ये हमारा फ्री बैच है जिसमें आपको डेली बेसिस पे टेलीग्राम पे मॉर्निंग में क्वेश्चंस दिए जाते हैं और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चंस का एनालिसिस वीडियो भी प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही आपको टेलीग्राम चैनल पे ही आपको पीडीएफ्स भी दिए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप हमारे मेंस के आंसर राइटिंग के पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो उसमें हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, वो आपको बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करवाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग सिखाएंगे, किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक आपको प्रिपेयर करेंगे और आपको बिल्कुल मेंस रेडी कर देंगे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइज और बहुत अच्छा टाइम है ये मेंस का स्टार्ट करने के लिए आंसर राइटिंग। तो ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू डिटेल्स ले सकते हैं कोर्स की और साथ ही आप कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है, इलैबोरेट द इम्पैक्ट ऑफ नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फ्रॉम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज। जल संकट वाले क्षेत्रों में से कृषि उत्पादन बढ़ाने में राष्ट्रीय जल संभर परियोजना के प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन GS3 में है और ये यूपीएससी ने 2019 में पूछा था। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो हमारा नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट है, मतलब राष्ट्रीय जल संभर परियोजना है जो, वो हमारे कृषि उत्पादन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने में किस तरीके से उसको इम्पैक्ट करती है, मतलब पॉजिटिवली या नेगेटिवली हमें वो बताना है कि किस तरीके से वो अच्छा बनाती है, कैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, हमें उसके बारे में बताना है। राइट, आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। तो हम यहाँ पे हमें मेनली नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट की बात करनी है और वो किस तरीके से और कहाँ पे वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हमें बोला गया है। वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज वो होते हैं जिन एरियाज में मतलब जल संकट वाले जो क्षेत्र होते हैं, मतलब जहाँ पे पानी की कमी रहती है, जैसे वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है या पानी की बहुत ज़्यादा कमी रहती है, रेन अच्छे से नहीं होती, इतनी ज़्यादा वाटर अवेलेबिलिटी वहाँ पे नहीं होती। तो उन एरियाज़ की मेनली बात की जा रही है कि वहाँ पे नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट किस तरीके से हेल्प करता है, मदद करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, कृषि उत्पादन को बढ़ाने में। ठीक है, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। तो वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है वो क्या करता है, वो कंजर्व करता है, मतलब संजो के रखता है, रीजनरेशन उसको दोबारा से, मतलब वो जनरेट हो जाए, बन जाए दोबारा से और अच्छे तरीके से हम अपने सारे संसाधनों को, रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें, चाहे वो लैंड है, पानी है, वहाँ के पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स हैं, या फिर वो हमारे वहाँ के
जीव जंतु हैं, जानवर हैं, हमारे एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, सभी एक इस के अंडर जो वाटरशेड एरिया है वहाँ पे इन सभी का प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, इनको बचाते हैं, कंजर्व करके रखते हैं और रीजनरेट करते हैं। तो वो हमारा वाटरशेड प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। वाटरशेड प्रोजेक्ट ये काम करता है, इस काम पे फोकस किया जाता है, राइट। नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट को एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, नीरांचल नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, ये उसका पूरा नाम है। और ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक ने इसको एग्जिस्ट किया है इस प्रोजेक्ट को, राइट। और ये प्रोजेक्ट किस एक ऐसे उद्देश्य के लिए लाया गया था, जैसे हमारी एक इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है हमारा, तो इन तकनीकी सहायता के लिए लाया गया था कि जो इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, कि टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, अच्छे से कंजर्व करने में मदद करेंगे। जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, वही पानी, सॉइल, वहाँ के जो वन हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको कंजर्व करने में, उनको रीजनरेट करने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो मदद करेगा ये प्रोजेक्ट। और जो इंडिया का इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम है उसको फुलफ़िल करने में, उसको कामयाब बनाने में मदद करेगा, राइट। और वो किस तरीके से कि जो एग्रीकल्चर की यील्ड है, कृषि उत्पादन है, वो बढ़ जाए। और वो बढ़ेगा तो वो क्या होगा, मतलब एक स्थिरता से बढ़े, सस्टेनेबल तरीके से बढ़े, ताकि वो फार्मर्स को भी मदद करे, फार्मिंग कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा हेल्प करे। उससे क्या होगा कि हमारा जो एक और टारगेट है, एम है फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल करने का, उसको भी वो रियलाइज़ करेगा, उसको भी पूरा करने में हमारी मदद करेगा, राइट। तो इसीलिए नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा और बहुत अहम भूमिका निभाने वाला प्रोजेक्ट है, जो हमारे दूसरे प्रोग्राम को मदद करेगा, सपोर्ट करेगा, पूरा करेगा। कौन सा प्रोग्राम? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये हमने किसकी बात की? इंट्रोडक्शन की। आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा। चलते हैं आगे। अब हमसे क्वेश्चन में किसकी बात की गई है? मेनली वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। तो हम वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज हमारे कौन से होते हैं? जैसे कि अगर हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे रेन इतनी ज़्यादा नहीं आती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के का जो रीजन है, या फिर हम महाराष्ट्र के विदर्भा रीजन की बात करें, तो वहाँ पे भी वो क्या है, प्रोन टू ड्रॉट, मतलब वहाँ पे सूखा पड़ता है। वो उन क्षेत्रों में सूखेपन, ड्रॉट की बहुत ज़्यादा समस्या, प्रॉब्लम रहती है। और वाटर स्कार्सिटी की, पानी की कमी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से जो कृषि उत्पादन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। क्योंकि क्या होता है कि एग्रीकल्चर में, कृषि जब हम करते हैं तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है। पानी हर किसी को चाहिए, हमें भी पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम भी विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो जो जितनी भी प्लांट्स हैं या जो भी क्रॉप्स हैं, वो भी पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती। तो इसीलिए एग्रीकल्चर में, कृषि में पानी की बहुत ज़रूरत है। और बिना पानी के जब वहाँ पे सूखा पड़ जाता है या पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो कमी होने के कारण इतने अच्छे तरीके से जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता, और वो वहाँ पे अफेक्ट होता है। तो ऐसे केस में जो नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट है, उसमें वो ऐसी पोटेंशियल रखता है, उसमें ऐसी क्षमता है कि वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इन एरियाज़ में बढ़ा सकते हैं। कैसे? वो ऐसी टेक्नोलॉजी के थ्रू वहाँ पे वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, वाटर की जो रिक्वायरमेंट है उनकी वहाँ फुलफ़िल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है इन एरियाज़ में वो हेल्प करता है, वो प्रोडक्शन अच्छे से हो जाती है। तो अब किस तरीके से करते हैं हम उसकी बात करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ द प्रोजेक्ट हैज़ लेड इन रिडक्शन ऑफ सरफेस रन ऑफ। कि जो प्रोजेक्ट है वो ये देखता है, इस चीज़ में मदद करता है, इस चीज़ को ध्यान में रखता है कि जो सरफेस रन ऑफ है वो कम से कम हो। क्योंकि सरफेस रन ऑफ में क्या होता है कि जो भी पानी आता है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर एक एरिया में बारिश हो भी रही है, कम बारिश हो रही है मान लो, या बारिश हो रही है, तो सरफेस रन ऑफ की वजह से वो पानी वहाँ से निकल जाता है, बह जाता है। वो वहाँ पे उस सॉइल को, या वो जो ग्राउंड वाटर है वो रिचार्ज नहीं हो पाता, ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल हमारा इंक्रीज नहीं हो पाता उसकी वजह से, क्योंकि वो पानी सरफेस रन ऑफ से वो पानी वहाँ से निकलता चला जाता है, इससे पहले कि ग्राउंड उसको कंज्यूम करे, राइट, ग्राउंड वाटर टेबल बढ़े। सॉइल का मॉइस्चर
सॉइल के मॉइस्चर बढ़ाने में मदद करता है, ठीक है, अच्छे से उन एरियाज़ को पानी की अवेलेबिलिटी और पानी उनको पर्याप्त मात्रा में मिले उसमें मदद करता है। तो इन चीज़ों से क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने सरफेस को, उनकी सॉइल अच्छी हो जाती है, उनका सरफेस वो मैनेज कर सकते हैं, उनको ग्राउंड वाटर जो है रिसोर्सेज मिल जाते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल जो है लेवल है उनका इंक्रीज हो जाता है, तो वो वहाँ का पानी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फार्मर्स को वो मदद करता है वो उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज करने में। मूविंग ऑन टू द आवर नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को है जो इंक्रीज करता है। वही वाली बात है कि अगर वो पानी प्रोवाइड किया जा रहा है उन रीजन्स में, तो अगर पर्याप्त मात्रा में उन क्रॉप्स को या कृषि को वहाँ पे पानी दिया जा रहा है, मिल रहा है, तो वहाँ की प्रोडक्शन अच्छे से होगी, क्रॉप्स अच्छे से उग पाएगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी और फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी, क्योंकि फार्मर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएंगे और अच्छी क्रॉप्स होगी तो अच्छा अमाउंट उनको मिल पाएगा। साथ ही साथ वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन से क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बढ़ा देते हैं कि जो वहाँ के रिसोर्सेज है, लैंड है, वाटर है, वहाँ के जो वेजिटेशन है, ठीक है, फसलें हैं, उनमें क्या करता है वो वृद्धि करता है, बढ़ा देता है उसको, और वो बढ़ाने की वजह से क्या होता है कि क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो पाती हैं और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तहत बताया गया है कि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ये बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु में और तेलंगाना में एक वाटरशेड प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसमें क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाया गया है, मतलब कि जो कृषि उत्पाद मतलब जो उत्पादन है उसको बढ़ाया गया है, क्रॉप इंटेंसिटी को भी बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से फार्मर्स को इसने इतनी मदद हुई है इससे कि वो हाई वैल्यू क्रॉप्स, जो अच्छी फसलें हैं, मूल्यवान जो फसलें हैं, ठीक है, उच्च मूल्य की, उन पे फार्मर्स शिफ्ट कर पाए हैं, बदलाव ला पाए हैं, उन तक जा पाए हैं उन क्रॉप्स को उगाने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, बागबानी फसलें, उनकी तरफ वो अपने आप को बदल पाए हैं और वहाँ पे शिफ्ट ला पाए हैं उनको ग्रो करने के लिए। और इन क्रॉप से क्या होता है कि फार्मर्स की इनकम बढ़ जाती है, उनको अच्छी एक प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, उनकी इनकम भी बढ़ती है, उनका लाइवलीहुड उससे इंक्रीज होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट विल ऑल्सो हेल्प टू मिटिगेट दी एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट। तो वही बात है यहाँ पे कि अगर पानी मिल जाएगा तो जहाँ पे जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है, सूखा पड़ जाता है या पानी की कमी हो जाती है, तो ये उस सिचुएशन को प्रिवेंट करेगा, क्योंकि ये भरपूर मात्रा में या जितनी अवेलेबिलिटी, जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए जिस रीजन में पानी, ये उतना पानी प्रोवाइड करवाएंगे। तो उतना पानी प्रोवाइड कराने में जो ड्रॉट, सूखे पड़ने की वजह से जो हमें दिक्कतें उठानी पड़ती थी उन एरियाज़ में लोगों को या फार्मर्स को, वो दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। जो वहाँ की इकोलॉजी है, जो वातावरण है, वो डैमेज नहीं होगा और वहाँ की पारिस्थितिकी में गिरावट नहीं आएगी और फार्मर्स को भी वो क्या क्या करेगा, मदद करेगा। वही हमने जो सारी बात की है घूम फिर के वही बात है कि फार्मर्स को मदद करेगा कि वो क्लाइमेट चेंज जैसे होता है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो जाता है कई बार, जैसे फार्मर्स थोड़ा सा रेन पे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कई बार तो रेन इतनी ज़्यादा हो जाती है कि फ्लड्स आने की सिचुएशन हो जाती है, और कई बार क्या हो जाता है रेन बिल्कुल भी नहीं आती। तो उससे क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है उससे फार्मर्स बच सकते हैं इस प्रोजेक्ट के थ्रू और अपनी लाइवलीहुड सस्टेन कर सकते हैं, अपनी एक अच्छी लाइवलीहुड, अच्छी लाइफ इंश्योर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन द रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। कि अब क्या होता है जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज है, जहाँ पे ड्रॉट आते हैं या पानी की कमी आती है रहती है, उसमें क्या होता है कि जैसे हमने राजस्थान है, राजस्थान में ज़्यादा बारिश नहीं आती, ठीक है, तो राजस्थान में वेजिटेटिव कवर देखने को मिले तो हमें राजस्थान बोलते ही क्या ध्यान आता है, डेजर्ट ध्यान आता है कि रेगिस्तान है, डेजर्ट है। क्या हम बोल सकते हैं कि राजस्थान में हरा भरा हमें फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, हरे भरे पेड़ देखने को मिलेंगे बड़े बड़े? नहीं, नहीं याद आता ना हमें। हमें क्या याद आता है, रेगिस्तान, रेत ही रेत है, डेजर्ट याद आता है हमें। तो क्या है कि वो वहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस को हिला देता है,
ठीक है, अगर मान लो एक रीजन पे बहुत हरे भरे पेड़ रहते हैं, अगर वहाँ पे ड्रॉट आ जाए, वहाँ पे सूखा पड़ जाए, तो वहाँ के वो सारे पत्ते झड़ जाएंगे, पेड़ सूख जाएंगे, तो इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। वहाँ पे जो जितना भी वेजिटेशन है वहाँ पे सब खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो ये प्रोजेक्ट है ये किस में हेल्प करता है कि जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज़ है वहाँ पे भी वेजिटेटिव कवर लाने में, इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। पेड़ पौधों की ज़्यादा वहाँ पे वो उगे, उसमें मदद करता है, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस भी अच्छा हो जाता है, पारिस्थितिकी जो वातावरण है, आवरण है, वो अच्छा हो जाता है, और सॉइल इरोजन भी कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेड़ उगने लग जाते हैं, एफॉरेस्टेशन होता है, और क्रॉप प्लांटेशन अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पीपल्स इन्वॉल्वमेंट इंक्लूडिंग द फार्मर्स एंड ट्राइबल इज द की सक्सेस। क्या बोला जा रहा है, जैसे हम बात करते हैं कि मिलजुल के अगर काम करेंगे, या फिर हम बोलते हैं जैसे टॉप अथॉरिटीज़ हैं कि एक पॉलिसी तो बना दी, लेकिन अगर उस पॉलिसी पे जो वहाँ के जिन लोगों के लिए वो पॉलिसी बनाई गई है, अगर वही लोग उस पॉलिसी को अपनाने से मना कर दे, तो क्या वो पॉलिसी कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो जिन लोगों के लिए बनाई गई है, जो लोकल पीपल हैं, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी सहायता, उनका सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वहाँ पे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, जैसे वहाँ के जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, या जो ट्राइबल लोग हैं, जो जंगल में रहने वाली जनजातियाँ हैं, अगर उनका यूज़ किया जाता है, उनको वहाँ पे इन्वॉल्व किया जाता है इस प्रोजेक्ट के अंदर कि वो अपना योगदान दें, तो ये प्रोजेक्ट और अच्छे तरीके से बड़े पैमाने पे काम करेगा, और वहाँ का जो सॉइल है या वाटर कंजर्वेशन जो हमारा गोल है उसको भी फुलफिल करेगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो सुखो माजरी, पंचकुला और हरियाणा में जो लोकल पीपल हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनके पार्टिसिपेशन से, उनके योगदान से, उन्होंने आगे बढ़ के अपना योगदान दिया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट वहाँ पे इन 3 जगहों पे, सुखो माजरी, पंचकुला और हरियाणा में, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा है। और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहने की वजह से वहाँ के लोगों की लाइवलीहुड बहुत अच्छी हुई है, बहुत एनहांस भी हुई है। राइट, तो ये हमने किसकी बात करी कि वाटरशेड प्रोजेक्ट जो है, ये नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के आने से क्या क्या जो हमें देखने को मिलता है, क्या क्या ऐसा इम्पैक्ट है, किस तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। राइट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, फार्मर की इनकम बढ़ेगी, इकोलॉजिकल बैलेंस नहीं हिलेगा। तो हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारे पॉइंट्स के बारे में हमने यहाँ पे बात की है, और ये देखा है कि नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये कितना अच्छा प्रोजेक्ट है कि ये पूरे एनवायरनमेंट को बचा सकता है, इकोलॉजी को, जो हमारा पारिस्थितिकी है, वातावरण को भी अच्छा करने में सक्षम है, अच्छा कर सकता है, और सभी की के जीवन को अच्छा बनाने में काम करेगा। राइट, इतनी क्षमता ये रखता है, इतनी पोटेंशियल रखता है, तो हमें इस पे अच्छे से काम करना चाहिए। अब हम कंक्लूडिंग नोट पे बताएंगे कि बेशक से अब ये जो वाटरशेड प्रोजेक्ट है, वाटरशेड प्रोजेक्ट, अभी हमने इसके बेशक से अच्छे की बात की कि इतना अच्छा है, ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी ये कुछ चैलेंजेस, कुछ बाधाएं फेस करता है, बाधाएं आड़े आती हैं। वो बाधाएं क्या हैं कि अभी हमने जैसे बात की थी कि अगर जो लोकल पीपल हैं वहाँ पे, जो स्थानीय लोग हैं, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे, वो अपना योगदान देंगे, तो बहुत अच्छे से ये हम इसकी चरण सीमा पर लेके जा सकते हैं। हम इसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट लेवल, जितना इसकी पोटेंशियल है, हम इसकी पोटेंशियल तक यूज़ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट के बेनिफिट्स को। लेकिन होता क्या है कि जो लोकल पीपल है, जो कम्युनिटी है, वो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती, वो अपना योगदान इतने अच्छे से नहीं देती, वो आगे ही नहीं आते काम करने के लिए, अपना योगदान देने के लिए, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। अब जैसे कि हमने बात की थी सुखो माजरी है, पंचकुला है, यहाँ के लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, यहाँ के लोगों ने आगे बढ़ के अपना योगदान दिया, पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से वहाँ पे ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा। लेकिन बहुत सारी जगहों पे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट इतना अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाता है।
या फिर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, कि जो भी मिनिस्ट्रीज़ और जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इन जिनको ये टास्क दिया गया है इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनमें इतना कंट्रीब्यूशन ही नहीं, सॉरी कोऑपरेशन ही नहीं है। वो इतना अपना मिलजुल के काम नहीं करते, उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स किसी ना किसी बात पे हो जाते हैं, तो वो मिलजुल के काम ही नहीं करते, जिसकी वजह से कि प्रोजेक्ट स्मूथ तरीके से बिल्कुल आरामदारी से इम्प्लीमेंट हो सके। और जैसे हम बात करते हैं कि बिना इम्प्लीमेंटेशन के कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी पॉलिसी का कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कुछ भी बना दो, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तब तक उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें लोगों को मतलब अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें लोगों को एजुकेट करना है, इसके बारे में एक सतर्कता बनानी है, उनको बताना है कि ये प्रोजेक्ट कितना ज़रूरी है और इस प्रोजेक्ट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लाभ हैं और लोगों को इसका किस तरीके से फ़ायदा होगा, ताकि लोग आगे आए, आगे बढ़ के पार्टिसिपेट करें, अपना योगदान दें। और हम कई बार अगर हमें दिख रहा है कि नहीं लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, नहीं अच्छे से हो रहा है, तो हम इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके हम लोगों का योगदान ले सकते हैं, पीपल जो वहाँ के लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। एक अच्छा पार्टिसिपेशन हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है अगर हम अच्छे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करें तो, राइट। तो लार्ज स्केल पे बात करें तो जो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे पानी की कमी रहती है या सूखा रहता है, उन एरियाज़ के लिए इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए नेशनल वाटरशेड प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा, सबसे अच्छा सोल्यूशन है। तो इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें आगे बढ़ के इसके लिए काम करना है और इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करवाना है अच्छे तरीके से, राइट। सो आई होप गाइज आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। आपके पास अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको लगते हैं हम ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो वाइल एंडिंग ऑफ दिस सेशन मैं आपको बता दूं कि हमारे कोर्सेज रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे बैचेज़ हैं गाइज। करंट अफेयर्स बैच हमारा है जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस पे वीडियोस और पीडीएफ्स दिए जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपको लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट होते हैं डेली बेसिस पे, और साथ ही साथ रिविजन भी करवाई जाती है। फिर हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, फुल फ्लेश्ड बैच, हाईली रिकमेंडेड। ज़रूर ज्वाइन कीजिए, बेसिक टू एडवांस लेवल तक की प्रिपरेशन कराई जा रही है, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छी आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एग्ज़ाम आपका निकलेगा ही निकलेगा अगर आप फॉलो करेंगे तो। और मेंस का आंसर राइटिंग बैच चल रहा है, एक ये हमारा फ्री बैच है जिसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में क्वेश्चंस दिए जाते हैं और रात को 8 बजे आपको इसका एनालिसिस वीडियो भी मिलता है, और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी प्रोवाइड की जाती हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप हमारा मेंस का आंसर राइटिंग का पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको उसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। आप हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, एक्सपीरियंस्ड, कि वो आपको बिल्कुल बेसिक से लेके आंसर राइटिंग कराना स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक आपको मेंस रेडी कर देंगे। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इस बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा बैच को। और हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे वाया व्हाट्सएप और टेलीग्राम आप मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस we end up this session here guys. Thank you so much. Have a great day ahead. Jai Hind.